हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और उससे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर इतिहास का सामान्य परिचय किया था। आज उसी का पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता करने जा रहे हैं। दोस्तों, सभ्यता की बात करें तो विश्व के अंदर आज तक 4 सभ्यताएं हुई हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदियों के किनारे हुई है। और दूसरी सभ्यता है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता हुई है नील नदी के किनारे। और तीसरी सभ्यता हुई है भारत की सभ्यता। ये सभ्यता हुई है सिंधु नदी के किनारे। और चौथी सभ्यता हुई है चीन की सभ्यता, जो कि हुई है ह्वांग हो नदी के किनारे, जिसको कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये 4 मुख्य रूप से सभ्यताएं हुई हैं, और इन सभ्यताओं के बीच अपना जो विषय है वो है भारत की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये आज अपना टॉपिक है, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, इन सब सभ्यताओं में एक चीज़ कॉमन है, जो वो ये है कि ये जो सारी सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं, आपने देखा होगा कि सभी के पीछे एक शब्द आता है नदी। यानी कि ये जो सारी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होने का कारण ये है कि ये जो नदी है, ये जो नदियाँ हैं, उस समय इनको परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पर कृषि योग्य जो भूमि थी वो बड़ी ही उपजाऊ भूमि थी। इन सब कारणों से जो सभ्यताएं पनपती थी, विकसित होती थी, वो नदियों के किनारे विकसित होती थी। आगे अगर बात करें, सभ्यता शब्द जो बार बार आ रहा है, और एक इसके अलावा और भी शब्द सुनने को मिलता है संस्कृति। इनके बारे में बात करें कि सभ्यता और संस्कृति क्या है, तो पहले बात करेंगे सभ्यता की, जो कि सभा शब्द से निकलकर आया है। सभा शब्द से बना है सभ्यता। अब दोस्तों, इन दोनों के आपसी संबंध की बात करें तो इनका आपस में अंतः संबंधित हैं। किस प्रकार इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं कि सभ्यता अगर शरीर है तो जो संस्कृति है वो इसकी आत्मा है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से शरीर के बिना जो आत्मा है, अगर शरीर नहीं होगा तो उसके बिना जो आत्मा है इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, यानी ये अस्तित्व विहीन है। और अगर आत्मा नहीं होगी तो आत्मा के बिना जो शरीर है वो निष्प्राण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों हैं, सभ्यता और संस्कृति, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतः संबंधित हैं। आगे अगर बात करें सभ्यता के बारे में, अगर बात करें कि सभ्यता जो शब्द है उसके अर्थ की बात करें तो अपने ये कह सकते हैं कि सभ्यता मानव का वो कौशल, मानव के वो कौशल और संसाधन हैं जिनके द्वारा मानव अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। तो कहने का मतलब वो कौशल और वो संसाधन मानव के जिनके द्वारा मानव अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। एक बात और सभ्यता के लिए कि सभ्यता के द्वारा ही हम पशुओं से अलग होते हैं।
यानी सभ्यता मानव को पशुओं से अलग करती है। कैसे अलग करती है? क्योंकि सभ्यता के द्वारा आदमी नियमों, कायदे, कानून के अंदर बंद कर अपना जो जीवन यापन करता है, इसलिए ये हमें पशुओं से अलग करती है। आगे अगर इसके बारे में बात करें तो ये मानव का बाह्य स्वरूप और भौतिक प्रकृति है। जो सभ्यता है वो मानव का बाह्य स्वरूप और भौतिक प्रकृति है। इसके बाद अगर बात करें संस्कृति की, ये तो यहाँ तक तो था सभ्यता के बारे में। इसके बाद अगर बात करें अपने संस्कृति, तो संस्कृति शब्द का अर्थ है कि जब मानव बौद्धिक चिंतन के द्वारा, यानी कि जब मानव बौद्धिक चिंतन करता है, दिमाग पर जोर डालता है, जहाँ दिमाग पर जोर डालना शुरू किया, दिमाग का उपयोग करना शुरू किया, और उस दिमाग के द्वारा, बौद्धिक चिंतन के द्वारा मनुष्य ने ज्ञान, नीति, आचरण, इन सब चीज़ों को सीखा। ज्ञान, नीति, आचरण के द्वारा जो मानसिक जो प्रवृत्तियाँ हैं, इस प्रकार की जो मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं उनका सृजन किया, वो है संस्कृति। यानी संस्कृति के द्वारा मानव बौद्धिक चिंतन करता है, बौद्धिक चिंतन के द्वारा ज्ञान, नीति, आचरण के द्वारा नवीन प्रवृत्तियों का सृजन करता है, उसी को अपने कह सकते हैं संस्कृति। तो ये तो थी दो शब्द, सभ्यता और। आगे अगर बात करें अपने सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में आप समझ चुके हो। सिंधु एक नदी है और घाटी यानी कि इसके किनारे ये सभ्यता विकसित होने के कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर आगे बात करें अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे इसकी लिपि के बारे में कि इसकी लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने विचारों को भावों के या इशारों के द्वारा व्यक्त करते थे, इसलिए जो उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि भावों के द्वारा, चित्रों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे, इसलिए जो इनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, कैसी लिपि थी, किस प्रकार से लिखते थे? तो ये जो इनके जो मृद भांड वगैरह जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उन पर देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से कुछ मोहरें हैं तो उन मोहरों पर चित्र बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो एक व्यक्ति का चित्र है और उसके हाथ में कोई इस प्रकार से औजार है और उस औजार के द्वारा ये आगे कोई अपने कह सकते हैं कि कोई पशु वगैरह है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि इस औजार के द्वारा ये इस पक्षी का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो इन चित्रों के द्वारा, इन चित्रों को पढ़कर जो विद्वान हैं उन्होंने इस लिपि के बारे में पता लगाया और इनका जो इतिहास है उसके बारे में हम लोगों तक जो तथ्य है वो पहुंचाए। इस चित्र को देखकर जैसे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो शिकार की परंपरा थी, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार से जो चित्र बने हुए थे उन चित्रों के द्वारा इस लिपि को उन चित्रों के द्वारा पढ़ा गया है। ये लिपि थी जो किस प्रकार से लिखते थे, तो इस लिपि को ये लिखते थे दाएं से बाएं और इस प्रकार से इस लिपि को लिखा जाता था। ये होती थी इसकी फर्स्ट लाइन यानी पहली लाइन, और इसको यहाँ से अगर काट दें तो ये उसकी बनती थी सेकंड लाइन। अब दोस्तों इस चित्र को देखकर
आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, इस प्रकार की जो आकृति है आप लोगों ने कहीं देखी होगी। तो इस प्रकार की आकृति आम ही हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कोई जो सांप होता है वो जब चलता है तो इस प्रकार की आकृति धरती पर, रेत पर इस प्रकार की आकृति बनाता है। इसलिए इस लिपि को कहा गया सर्पिलाकार लिपि। कौन सी लिपि? सर्पिलाकार। और दूसरा इसकी बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो गांवों से, ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, अब ग्रामीण परिवेश तो क्या कहें कि इस प्रकार का अब तो शहरों में भी देखने को मिलता है, जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि आपने कभी गाय को देखा होगा, तो जब गाय जो आपने देखा होगा कि गाय जब चलती है तो उस टाइम जब वो अपना जो मूत्र त्याग करती है तो जो सड़क पर या रास्ते पर इस प्रकार की आकृति बनी हुई आपने देखी होगी। अब सिर्फ गांवों में तो क्या, अब तो आप लोगों को शहरों के अंदर भी काफ़ी इस प्रकार से पशु गाय देखने को मिलती हैं, तो आम ही आपने इस प्रकार की आकृति देखी होगी। इसलिए इस आकृति को गौमूत्री आकृति भी कहा गया है, और गौमूत्री आकृति कहा गया है। और इसके अलावा इसी को ही अपने कह सकते हैं ब्रुस्टोफेदन आकृति, या अपने इसको कह सकते हैं ब्रुस्टोफेदस, या अपने इसको कह सकते हैं, अगला जो नाम है इसका ब्रुस्टोफेदम, ये भी आप इसका नाम कह सकते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि जो इसका अंतिम अक्षर है उसमें ही बदलाव आ रहा है। तो इस प्रकार से ये इसकी लिपि है। अब अगर इस लिपि के अंदर अपने अक्षरों की, चिन्हों की बात करें तो इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो कुल चिन्ह हैं वो चिन्ह पाए गए हैं 64, जो मूल चिन्ह हैं, मूल चिन्ह पाए गए हैं इसके अंदर 64। इसके अलावा अगर चित्रों की बात करें, अभी अपने बात की थी ना कि चित्रात्मक है, यानी कि चित्र बने हुए हैं, और चित्रों की बात करें तो चित्र पाए गए हैं इसमें लगभग 250 से, यानी कि 250 से 400 तक चित्र पाए गए हैं। और इन चित्रों के अंदर अगर अपने बात करें तो जो ज़्यादातर वो चित्र हैं वो चित्र आए हैं उल्टे यू के आकार की। ये तो सीधा यू हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर जो चित्र हैं वो उल्टे यू के आकार के, यानी इस प्रकार से बने हुए हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर जी इसको फिर पढ़ते कैसे हैं? तो दोस्तों इसको पढ़ने की भी कोशिश की भी गई, असफल भी हुए और कुछ लोग सफल भी हुए। अगर सबसे पहले बात करें कि इस लिपि को सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास किया गया, सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया गया वो किया गया था वेडेन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? वेडेन महोदय के द्वारा। लेकिन ये इस लिपि को पढ़ने में असफल रहे। अगर भारतीयों की दृष्टि से अपने बात की जाए कि भारतीयों में कोई अगर कोई है जिसने इस लिपि को पढ़ा, जी हाँ, भारतीयों की अगर बात करें तो भारतीयों में एक नाम आता है जिसका नाम है नटवर झा। इस महानुभाव ने इस लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा। पहले भारतीय भी कह सकते हैं, पहले पढ़ने वाले भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपने आगे, ये तो होगी लिपि की बात। अब अगर अपने बात करें कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों को पता कैसे चला, कैसे ये लोगों के सामने आई, यानी कि अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। कैसे खोज हुई, कैसे इसके बारे में हम तक जो साक्ष्य है, जो तथ्य पहुँचे, कैसे हमें इसके बारे में पता चला। अब अगर सबसे पहले बात करें कि सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में किसने बात की थी, तो दोस्तों सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। क्या नाम आता है? चार्ल्स मैसन। इस व्यक्ति ने
1826 के अंदर, कब 1826 के अंदर बताया कि भारत के अंदर एक हड़प्पा नामक स्थान है, यहाँ पर कोई सभ्यता है। तो सबसे पहले हड़प्पा नाम का जिक्र किस व्यक्ति ने किया? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। उसके बाद आगे क्या होता है? आगे 1851 और 1853 के अंदर, 1851 और 1853 में नाम आता है एक अलेक्जेंडर। कौन सा नाम आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल का, यानी कि हड़प्पा नामक स्थल का सर्वेक्षण किया। क्या किया? सर्वेक्षण किया। अब सर्वेक्षण करने के बाद में, इस 1853 में सर्वेक्षण करने के बाद, इसके 3 साल बाद 1853 और 3 यानी 1856 के अंदर, कब? 1856 के अंदर कनिंघम ने इस हड़प्पा का पहली बार मानचित्र जारी किया। 1851 और 53 में इसने इसका हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1856 के अंदर इसका मानचित्र जारी किया। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। और इसका सर्वेक्षण किसने किया? 1851 और 53 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सर्वेक्षण करने के बाद में 1856 के अंदर इसका एक मानचित्र जारी किया। यानी सबसे पहले मानचित्र जारी करने वाला कौन? कनिंघम। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का सबसे पहले मानचित्र जारी करने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम। हम बात कर रहे थे 1856 तक पहुंच की बात। तो आगे बात करें तो एक घटना घटित हुई 1856 के अंदर। बर्टन बंधुओं ने, बर्टन बंधु मतलब ये 2 भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम। ये 2 अधिकारी क्या कर रहे थे? ये लाहौर से कराची के लिए एक रेल लाइन का निर्माण करवा रहे थे। किसका निर्माण करवा रहे थे? रेल लाइन का। तभी इनकी नज़र अचानक एक टीले पर पड़ी। किस पर पड़ी? टीले पर। इन्होंने इस टीले की खुदाई करवाई। तो खुदाई करवाने के बाद में इस टीले से कुछ ईंटें निकली। क्या निकली? ईंटें निकली। 1856 के अंदर बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में इस टीले की खुदाई की गई और इस टीले में से ईंटें निकली। और ये टीला कौन सा था? ये टीला था हड़प्पा का टीला। तो मतलब कहाँ से ईंटें मिली? हड़प्पा के टीले से। किसके नेतृत्व में? बर्टन बंधु कौन? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इसके बाद में 1861 के अंदर कनिंघम ने, 1861 के अंदर जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय पुरातत्व विभाग की। अब भारतीय पुरातत्व की विभाग की स्थापना की तो फिर इसका जनक कौन हुआ? इसका जनक भी हुआ कनिंघम। कौन जनक हुआ? कनिंघम। इस प्रकार से भारत के अंदर रेल का जनक किसको माना जाता है? डलहौजी को। कैसे? क्योंकि सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 के अंदर, और 1853 के अंदर जो काल था वो था लॉर्ड डलहौजी का काल, जो कि 1856 तक रहा था। यानी कि फिर इसी के काल के अंदर 1853 में प्रथम ट्रेन चलाई गई। इसलिए भारतीय रेल का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी प्रकार से एक शब्द आगे और आएगा, ध्यान रखेंगे आप। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आगे अगर बात करें 1904 के अंदर, 1904
1904 के अंदर एक नया गवर्नर जनरल आता है भारत के अंदर, जिस गवर्नर जनरल एंड वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये वही कर्जन है जिसके काल में बंग भंग की घटना हुई थी, यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। अब लॉर्ड कर्जन आता है तो 1904 के अंदर लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में या लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक विभाग की स्थापना की जाती है, और वो विभाग होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कौन सा विभाग? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो मतलब इसने लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना की। तो इस प्रकार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कौन हुआ? लॉर्ड कर्जन। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पूछा जाए भारत में रेल का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कौन है? लॉर्ड कर्जन। इन दोनों में आप फर्क ये देखेंगे कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग है और ये उसके अंदर एक शब्द और जुड़ गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके बाद अगर आगे अपने बात करें तो इस लॉर्ड कर्जन के समय, यानी कि इस लॉर्ड कर्जन के काल में एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था उसका? जॉन मार्शल। ये क्या काम करता है? ये यहाँ भारत में आकर 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाता है। किस कार्य के लिए? इस कमेटी का कार्य होता है कि भारत के अंदर जो पुरातत्व जो जगह हैं उन जगहों की खोज करना। इसके लिए ये 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाता है। उस कमेटी के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं? नंबर 1 राय बहादुर, नंबर 1 राय बहादुर दयाराम साहनी, और नंबर 2 राखल दास बनर्जी, और नंबर 3 अनरेस्ट मैके, और नंबर 4 माधव स्वरूप वत्स, और नंबर 5 मार्टिन व्हीलर। तो 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जिसके अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, अनरेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर, ये 5 सदस्य थे जिनकी एक कमेटी बनाई गई। और इनका कार्य था भारत के अंदर प्राचीन जो जगह हैं जो उनके बारे में खोज करनी। इन लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ किया और सबसे पहले जो काम किया वो था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसने क्या किया? इसने 1921 के अंदर एक स्थल की खोज की और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। और दूसरे नंबर पर नाम आता है राखल दास बनर्जी। इस राखल दास बनर्जी ने राय बहादुर दयाराम साहनी के 1 साल बाद यानी कि 1922 के अंदर खोज की और जिसकी खोज की उस जगह का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी ये हम लोगों के सामने आई, हड़प्पा सभ्यता। अब आगे अगर बात करें इसके विस्तार की
कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कितना क्षेत्रफल था पहले और वर्तमान में जो अपडेट हो गया है वो कितना है, और किन किन देशों के अंदर फैली हुई है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा है और कौन से देश में कम है, और कम है तो कितनी है, ज़्यादा है तो कितनी है, और जो जो इसके जो क्षेत्र हैं, जो जगह मिली है, स्थान मिले हैं, उन स्थानों की क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। दोस्तों पहले दिन हमने बात की थी कि इतिहास वो है जिसकी एक पहचान है कि उसमें के अंदर क्रमबद्धता हो। अब अपनी क्लासें क्रमबद्धता के साथ चलेंगी। जैसे अपनी पिछली क्लास थी सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर वो पहले उस क्लास को देखें, तभी जाकर ये क्लास आपके समझ में आएगी। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी घर बैठे इस चीज़ का फ़ायदा हो। धन्यवाद।